नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अभी अगस्त 2024 में, और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए थ्योरी की इम्पोर्टेंट क्लासेस डे बाय डे आपको दे रहे हैं। सिक्वेंसली चलते हुए ये हमारी क्लास नंबर 20 है। अगर इसी क्लास से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद समय निकालकर बाकी 19 क्लासेज को भी ज़रूर देखें। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है। साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो भी आपको करवाए हैं, तो कनेक्ट हो जाइए। और ज़रूरी बात बता दें कि ये 20 क्लासेज थी टॉपिक वाइज, सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए। अब आपको हम वो क्लासेस देने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है, यानी सीबीटी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इन क्लासेज में जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होंगे। हम गारंटी देते हैं आपको 100% स्कोर की। आपके 38 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, हम 38 में से 38 के सही होने की गारंटी देते हैं, यानी 76 नंबर आप ले सकेंगे थ्योरी में कंप्लीट। इसके लिए बस आपको हमारी क्लासेज सारी की सारी अटेंड करनी है, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे फ्री टेस्ट को। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में भी न जाने कितनी बार पूछा गया है, भर्ती परीक्षाओं में भी आता है। सवाल पूछ रहा है, ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की शर्त क्या है। माय डियर, ट्रांसफॉर्मर में होते हैं दो लॉसेज, इनको फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस के नाम से भी जानते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस के नाम से भी जानते हैं। जब ये दोनों लॉसेज एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ट्रांसफॉर्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करता है। मैं एक एग्जांपल के तहत आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 92 से लेकर 98% के आसपास होती है। ये अलग अलग है, कुछ जगह 95 से 97 लिख देते हैं, 90 से ऊपर का ऑप्शन एक ही आएगा पेपर में, इसलिए एक तो घबराना मत, वो ध्यान रख लेना। 92, 95, 92, 98 लिख दे, कोई बात नहीं, सब चलेगा। ये रेंज बाउंड दी है ना, तो वो ये कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 92% भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 98 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगी, लोड के साथ वेरी करेगा, क्योंकि लोड बदलने से कॉपर लॉस बदलता है। तो वो कह रहा है कि इसके 98% होने की जो संभावना है ना, वो तब रहेगी जब दोनों लॉस बराबर हो। अगर किसी सिचुएशन में कॉपर लॉस बराबर है ना, तो उस समय उसकी एफिशिएंसी कम होगी। मतलब 92 से 98 का मतलब है 92 से नीचे नहीं आएगी, 98 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये 98% कब मिलेगी, वो समझाना चाह रहे हैं हमें। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तब ये क्वेश्चन आएंगे, तब आपको हम दोबारा बताएंगे। अभी तो सीबीटी एग्ज़ाम दो, सीबीटी एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, बहुत ज़रूरी है। लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सवाल देखो, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। टुकड़े को इंग्लिश में बोलते हैं लेमिनेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ईयर में आपके जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्म, अल्टरनेटर, स्टेटर, कहीं से भी सवाल आएगा। एक कॉमन उत्तर है, जितनी भी मशीनें हैं उन सब की कोर लेमिनेटेड क्यों होती है। लेमिनेटेड कोर का एक ही आंसर देना है, और वो है एडी करंट हानि कम करना। ठीक है ना, एडी करंट हानि कम करना। एडी करंट हानि कोर की थिकनेस के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए मोटाई जितनी कम होगी एडी करंट हानि वर्गानुपात में घटती है। ठीक है, और स्ट्रेसिस हानि का अगर कोई पूछ ले तो ध्यान रखना सिलिकॉन स्टील है, यानी हम ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं तो स्ट्रेसिस हानि उससे क्या है, कम हो जाती है। याद रहेगा ना। अगला सवाल देखो। अच्छा, ये डायग्राम भाई बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल भी आया है। ट्रांसफार्मर की आपको एक प्रकार दिखाया गया है, तो ये एयर कोर ट्रांसफार्मर है। डायग्राम देख करके आपको याद ही करना पड़ेगा। एयर कोर, हालांकि अगर देखें तो देखो, हमें कोर तो यहाँ पर दिखाई रखी है इन्होंने, ठीक है ना। ये 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल इसके, ये 2 टर्मिनल इसके, लेकिन ये देखो ये रही है ना, कोर तो बीच में दिखाई रखी है, होलो कोर दिखा रखी है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस एयर कोर है। तो वायु कोर परिणामित्र,
या वायु कोर ट्रांसफार्मर, इस ऑप्शन के साथ आपको जाना है और ये बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला सवाल, अच्छा कुछ हमारे ना उसके घरेलू उपकरणों के क्वेश्चन भी छूट गए थे, तो इसमें मिक्स है, ट्रांसफार्मर और घरेलू उपकरणों के 2-4 क्वेश्चन साथ में है। सवाल, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब का पिछले क्वेश्चन में वोल्टेज था, या पिछली क्लास में 3.2 वोल्ट AC वोल्टेज होता है इसका, है ना। तो देखो यही तो है वो जो हमारे रेडिएशन के लिए फ्रिक्वेंसी देती है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। EM वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, तो वो ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, कुकिंग फ्रीक्वेंसी बनाना और ऑसिलेट करना। ऑसिलेट का मतलब होता है दोलन करना, दोलनों से ही तो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। कहने का मतलब कुकिंग फ्रीक्वेंसी पैदा करना इस ट्यूब का काम है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब बोलते हैं, 3.2 वोल्ट AC पर ऑपरेट होती है। सवाल अगला, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर, अब शुद्ध हिंदी कोई पढ़ करके तो पागल ही हो जाएगा। वर्तमान का मतलब समझेंगे कि जो आजकल की ट्रांसफार्मर है, नहीं, वर्तमान दरअसल करंट को हिंदी में बोलते हैं, करंट को बोलते हैं, अपन कहते हैं ना करंट GK, करंट अफेयर, वर्तमान। हालांकि इसका करंट ट्रांसफार्मर है, CT बोलते हैं शॉर्ट में। वो कह रहे हैं कि CT की जो कोर होती है ना, उसका कोर लॉस लो रखा जाता है, रिएक्टेंस भी लो रखा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो भाई, CT जो होती है ना, प्रोटेक्शन में भी काम आती है और प्रोटेक्शन के अलावा मेजरिंग में भी काम आती है। AC इंडक्शन मीटरों में हाई करंट मेजर करने के लिए साथ में CT लगाते हैं। हालांकि आजकल तो एनर्जी मीटर में भी CT लगती है, वाट मीटर में भी CT लगती है, एम्पीयर मीटर में भी CT लगती है। इनके अलावा AC की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है ना, उनको ऑपरेट करवाने के लिए भी CT लगती है। तो वो CT मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, ताकि एक्यूरेट रीडिंग को रीड कर सके CT, जो करंट एक्चुअल में आ रहा है उसको ले सके। ये करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक तरह से धारा को कम करता है। इसकी सेकेंडरी या तो 5 एम्पियर या 1 एम्पियर रेटिंग वाली होती है। सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं? D उत्तर कर देना। रीडिंग में त्रुटि कम करने के लिए CT के कोर का रिएक्टेंस कम रखा जाता है। समझ में आ रहे हैं सवाल? कैसे पता लगेगा बताओ फटाफट से, दे दो अपने अपने उत्तर आप भी साथ में। सवाल अगला, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? अब आपको तो इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि मतलब बोनस अंक कहूँगा मैं इसे। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज सीक्वेंस, एक बात याद रखना, 2 अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन आ जाए, चाहे 2 ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन आ जाए, फेज सीक्वेंस यानी कला अनुक्रम, कलाक्रम भी लिख सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर फेज अलग अलग है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा ट्रांसफार्मर में और भी है, जैसे प्रति इकाई इम्पीडेंस, टर्न रेशियो, पोलरिटी, ठीक है, फेज विस्थापन, वो सदिश ग्रुप के होने चाहिए अगर 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर है तो, है ना। अगला सवाल देखो, वेट ग्राइंडर में यानी गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? इसमें D ऑप्शन आया नहीं, मैं आपको बता दूं। D ऑप्शन डबल कैपेसिटर मोटर का था। डबल कैपेसिटर मोटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। पर उसके साथ तो जाना नहीं है, उत्तर इसमें होता है C, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। पूरा नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है और 75% गति के बाद कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटा देता है। यह आपको सेकेंड ईयर में आएगा चैप्टर। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले के शीर्ष में जो फ्लोट लगा रहता है उसका काम क्या है? देखो, बकोल्ज रिले गैस एक्चुएटेड रिले होती है, ट्रांसफार्मर को आंतरिक बाहरी फॉल्ट से बचाती है, जनरली शॉर्ट सर्किट के टाइम बचाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के साथ वो ओवरलोड होने पर भी ट्रिप करवाता है। तो वो जो 2 फ्लोट लगे रहते हैं ना, वो फ्लोट ही कॉइल को एक्चुएट करवाने का काम करते हैं। B ऑप्शन आएगा। एक्टिवेट एट ओवरलोड कंडीशन, यानी जब ट्रांसफार्मर में अति भार होगा उस समय बकोल्ज रिले को एक्टिवेट करना ताकि रिले ट्रिप हो जाए, ठीक है। गैस प्रचालित रिले इसे बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में तो ये बार बार आया है, कोई बात नहीं,
आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे पास करो, फिर आएगा वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर है, वापस क्वेश्चन आ गया, सॉरी रिपीट ही हो रहा है। अगला सवाल देखो, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो ट्रांसफार्मर की नो लोड कार्य प्रणाली हमने पढ़ाई भी है, आप ज़रूर देखना। फिर भी देखो इन्होंने तो यहाँ आपको ईजी करके ही दे दिया, इधर तीर का निशान है E1 लिख दिया, इधर तीर का निशान है V1 लिख दिया, और यहाँ पर फाई और वो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ याद करना, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, बाकी ध्यान रखना। हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, उसे वोल्टेज बोलते हैं और उसे V1 बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने पर कोर एक फ्लक्स बनाती है, मतलब धारा चलती है, धारा के कारण कोर फ्लक्स बनाती है। फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में भी एक EMF पैदा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक EMF पैदा होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, दोनों वाइंडिंग में EMF पैदा होता है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो प्राइमरी की वाइंडिंग होती है ना, उसे V1 बोलते हैं, तो V1 का मान E1 के मान के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन बड़ी बात क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लेंज नियम का अनुपालन करता है और प्रेरित EMF सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा हुआ था। फिर इसी तरह से सेकेंडरी की जो वोल्टेज आती है उसे हम सेकेंडरी का वोल्टेज बोलते हैं V2 और उसी को E2 बोल सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। E1 और V1 बराबर होंगे, E2 और V2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इसने आइडियल कंडीशन दे दी है। क्या आपको याद है आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बातें? किसे बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर? जिसमें कोई लॉसेज नहीं हो, 100% एफिशिएंसी हो, देयर इज नो मैग्नेटिक एंड ऑल लॉसेज, कोई भी दूसरा लॉस नहीं होता है। सवाल अगला, ये सिंपल क्वेश्चन जो मैं शायद पहले बोल भी चुका हूँ। क्या पूछ रहा है? हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में आपको मेजरमेंट लेनी है, किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे? देखो भैया, शॉर्ट में इसे PT बोलते हैं, पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, हिंदी में बोलते हैं विभव परिणामीतर। केवल AC में काम आएगा, ये ध्यान रखना, DC में नहीं। AC में जब हाई वोल्टेज मेजर करना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक शॉर्ट में और होता है जिसको CT पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर। AC में जब आपको हाई करंट मेजर करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बताओ सवाल समझ में आया क्या? C हो जाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव परिणामीतर। अब ध्यान रखना, पोटेंशियल को ना क्षमता भी बोलते हैं, तो ये साले शुद्ध हिंदी में क्षमता परिणामीतर लिख देंगे, इनका भरोसा नहीं है। निम्मी वाले एक इंग्लिश के शब्द को हिंदी के 4, कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र लिख देंगे, धारित्र लिख देंगे, और भी न जाने क्या क्या लिख देते हैं। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर के कूलिंग की इस मेथड का नाम क्या है? नेचुरल कूलिंग है, हमारे यही वाली तो होती है। ऑयल भरकर छोड़ दिया पाइपों में, खुद ही ठंडा हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, राइट। ए ऑप्शन होगा ऑयल नेचुरल कूलिंग, ठीक है। ऑयल नेचुरल कूलिंग, प्राकृतिक रूप से तेल ठंडा हो रहा है हमारा। अगला सवाल है कि सर्किट का नाम क्या है? आपको एक सर्किट दिखाया गया है। अब इसमें ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े हैं। देखो क्वेश्चन घूम फिर कर कहीं ना कहीं कैसे न कैसे सामने आ ही जाता है। इसरो का टेक्नीशियन का एक बार पेपर हुआ, एक भर्ती आई थी, उसमें सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, और ट्राइक ऑप्शन में था। ये देखो, ये रहा मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट नाम के 3 सिरे। ट्राइक लगा हुआ है, सिंगल फेज AC में वोल्टेज को कंट्रोल करवा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, फिर भी डायग्राम को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, जैसे भी याद रख सको, ज़रूरी बहुत है। CBT एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आएगा, हाँ ऑप्शन बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर इसका ऑप्शन है। जैसे यहाँ A में है ना, आपके पेपर में हो सकता है वो B में हो, C में हो, D में हो, क्योंकि CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शंस दोनों सफल होते हैं। यानी आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, आपके दोस्त के वो हो सकता है C में हो, 2 नंबर क्वेश्चन हो, आपका ऑप्शन A है, आपके दोस्त के ऑप्शन में हो सकता है पेपर में वो C ऑप्शन में हो। सवाल अगला, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या है? देखो कंजर्वेटर को हिंदी में बोलते हैं संरक्षक, ठीक है ना। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये प्रसार और संकुचन दोनों को रोकता है। संकुचन का मतलब तो होता है मेन ऑयल टैंक में, ऑक्सिलरी ऑयल टैंक होता है, मेन टैंक के बीच ऊपर लगता है, सिलेंड्रिकल आकृति होती है। संकुचन का इंग्लिश में मतलब होता है, क्या बोलेंगे,
एक्सपेंशन बोल देंगे। जब मेन ऑयल टैंक में तेल की कमी आती है ना, तो कंजर्वेटर अपना तेल इनको दे देता है। बाई चांस मेन टैंक में एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाता है, जिसे प्रसार बोलते हैं, विस्तार बोल दो, तो कंजर्वेटर उसको जगह देता है, वो वापस बैक मार जाता है और कंजर्वेटर में भी आ जाता है। यानी तेल के प्रसार और संकुचन के लिए क्षेत्रफल प्रोवाइड करवाना। डी उत्तर आएगा। अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड। भार में वेरिएशन के कारण, ये रहा लोड वेरिएशन, भार में वेरिएशन के कारण जो एक्सपेंशन आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन देता है, एक मौका देता है। सवाल अगला, बड़े ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। आयरन लॉस के दो भाग थे, एडी करंट और स्ट्रेसिस। एडी करंट और स्ट्रेसिस। एडी करंट कम करने के लिए लेमिनेट किया था, स्ट्रेसिस कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाया था। यहाँ तो सवाल ही कॉपर लॉस का आ गया। तो कॉपर लॉस कम करने के लिए स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्ड कोर का मतलब होता है चरणबद्ध व्यवस्था, यानी कोर को इस तरीके से लगाएं कि उसमें कॉपर लॉस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। चरणबद्ध व्यवस्था बोलते हैं इसे। ये रहा, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बड़ा है। कॉपर लॉस कोर उसको कैलकुलेट कैसे करवाते हैं, ज्ञात करने का तरीका, उस पर भी सवाल आता है। अलग अलग है दोनों लॉस का, याद रखना जरूर। कॉपर लॉस का भी आ सकता है, आयरन लॉस का भी पूछेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफ लोड टेप चेंजर के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काट दिया जाता है? देखो, टेप चेंजर लगता है सेकेंडरी साइड वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। ये होता है दो तरह का, एक होता है ऑफ लोड और एक होता है ऑन लोड। अब इसमें देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है ऑफ लोड, यानी जब लोड ऑफ होगा ना, तभी आप सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। दरअसल हम करवाते क्या है, टेपिंग निकली होती है वाइंडिंग की, जैसे मान लो यूँ टेपिंग वाइंडिंग है, तो इसमें से ना अलग अलग जगह से टेपिंग है। अब अगर स्विच को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो देखो कॉन्टेक्ट पहले ब्रेक हो रहा है, फिर मेक भी हो रहा है। तो ये जब लोड पर मेक और ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है और हो सकता है कि कॉन्टेक्ट या वाइंडिंग या कुछ भी नुकसान हो जाए एक तरह का, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं है लोड पर ऑपरेट करने के लिए। इसलिए हमें स्पार्किंग से बचने के लिए, हमें किसी तरह का कोई वहाँ पर मेल्टिंग ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, उसको आइसोलेट करना ज़रूरी हो जाता है, लोड को ऑफ करना, क्योंकि वो ऑफ लोड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये रहा सी ऑप्शन। टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से हमें बचना होगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ऑफ लोड के लिए हुआ है। ऑन लोड के लिए डिज़ाइन जो होता है ना, उसको आप ऑपरेट करवा सकते हो, वो आपका लोड पे भी चल जाता है। सवाल देखो, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए क्या करना है? नो लोड से वोल्टेज 240 वोल्ट है और फुल लोड के लिए 220 वोल्ट है। देखो, अल्टरनेटर में भी वोल्टेज रेगुलेशन का आता है क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर में भी आता है वोल्टेज रेगुलेशन का। यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दोनों साल देखने को मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? ट्रांसफार्मर हो चाहे अल्टरनेटर हो, एक ही फॉर्मूला लगाना है दोनों में। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। आपको तो इस क्वेश्चन में क्लियरली नो लोड और फुल लोड लिख कर दे रखा है, तो सीधा लिखो, है ना। नो लोड पर कितनी है? 240, फुल लोड पर कितनी है? 220, तो 240 माइनस 220 बटे 220 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेशन करके उत्तर मिलान करना। आई थिंक इसका आंसर आ रहा है डी, 9.09। आप कैलकुलेशन करके अपना मिलान कर लेना। ठीक है, ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 220 इंटू 100, है ना। ये रहेगी आपकी कैलकुलेशन। तो 200 बटे 22 करना है। कैलकुलेटर से एक बार क्रॉस मैच करवा लेना, इसको हल करके देखना ये उत्तर आपका आता है क्या। ठीक है, 9.09 इसका आंसर आ रहा है। अगर आ जाए ना तो आंसर याद रख लेना, फिर आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम ऑप्शन होंगे, फिर आपको ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सवाल देखो अगला, पावर ट्रांसफार्मर के इस भाग का नाम क्या है? देखो, ये पूरा सेट जो है ना, यही बकोलज रिले थी हमारी। देखो, ये एक ऊपर फ्लोट लगा हुआ है हमारा, ये एक डाउन फ्लोट लगा हुआ है हमारा, ठीक है, और ये इसके इनपुट आउटपुट एक तरह से पार्ट्स होते हैं, और ये कॉन्टेक्ट जाते हैं हमारे बाहर रिले की ओर, जो रिले को एक्चुएट करवाते हैं, ब्रेकर में लगी रहती है। तो ये पूरा पूरा बकोलज रिले का पार्ट है। ठीक है ना, डी उत्तर कर देना। बुखोल्ज रिले लिख दो या बकोलज रिले लिख दो, एक ही बात है। गैस एक्चुएटेड रिले है, ट्रांसफार्मर को ये फॉल्ट से बचाती है,
ओवरलोड फॉल्ट वाला और पहले क्वेश्चन आ ही चुका है। एक सवाल इसमें से बनता है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर का इस्तेमाल करते हैं। देखो अभी हम ये देख कर आए हैं कि ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है, लोहे हानि, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। स्ट्रेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जब दोनों लॉसेज को देखा जाए तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये लॉस वेरी वेरी हाई हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है कि जितनी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो उतना ही हमें कोर को या तो खोखला रखना पड़ेगा या फिर एयर कोर लेनी पड़ेगी, और एयर कोर नहीं तो फिर हमें कौन सी लेनी है, फेराइट कोर लेनी है। दरअसल इसके 3-4 ऑप्शन होते हैं। देखो सिलिकॉन स्टील, इसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर की कोर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। फेराइट कोर ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है। उसके बाद में आती है एयर कोर, तो ये होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली, जहाँ वेरी वेरी फ्रीक्वेंसी हो, वहाँ पर फिर स्किन इफेक्ट और वो चीज़ें भी देखने को कहीं ना कहीं आ जाती है। खैर अभी तो आपको सीधा क्वेश्चन याद रखना है। आपसे सवाल तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवर्ती एप्लीकेशन का ही आएगा, और आपको इसका आंसर फेराइट कोर करना है। लोहे और कार्बन की मिश्र धातु होती है ये फेराइट। ठीक है, और क्यों अवॉइड कर रहे हैं, लॉसेज को, जो हमारा आयरन लॉस होता है उसको कम करने के लिए होता है। बस माय डियर, हो गया पूरा, इतना ही है। नीचे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया आपने इस क्लास में भी ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल बिल्कुल आपको करना ही है, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों तक क्लास पहुँचाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके IIT फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।